हेलो दोस्तों, आज आवर्त सारणी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि जो भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने इसमें पूरी जो लिए हैं पूरे आवर्त सारणी के लिए हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों के बारे में कौन सा नियम का मतलब कौन सा तत्व क्या है, हल्का भारी जो भी है इसमें दिया हुआ है, जो भी जो धातुओं को धातुओं से अलग करता है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप बीच में इसको, ठीक है, पूरा देखिए, बीच में इसको काटिएगा मत। पूरा देखने के बाद आप देखिए कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो आवर्त सारणी थी, तो उसमें जो तत्व जो शुरू में जो तत्व का वर्गीकरण किया था वो कौन था जिसने तत्व का? तो दोस्तों वो था डोबरेनर। ठीक है, सबसे पहले जो आवर्त सारणी जो बनाई थी वो तो बाद में बनी थी। ठीक है, सबसे पहले जो तत्वों के बारे में जो डिसाइड किया, तत्वों का वर्गीकरण किया, वो किया था डोबरेनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिक का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ये डोबरेनर था, उसने ही त्रिक का नियम दिया था। ठीक है, त्रिक का नियम डोबरेनर ने ही दिया था। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है, ये अभी जो ग्रुप डी के 2018-19 में एग्जाम लगे थे उनमें पूछा गया है कि त्रिक का नियम किसने दिया। जो भी क्वेश्चन है, मैंने जो क्वेश्चन लिए वो आए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टक का नियम किसने दिया? तो दोस्तों अष्टक का नियम था वो दिया था दोस्तों इसने, न्यूलैंड ने। ठीक है, तो न्यूलैंड। ठीक है, तो अष्टक का जो नियम था वो किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? ठीक है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो यहाँ देखिए, और दोस्तों जो इसमें जो भी जो किसने कितने तत्व खोजे और कितना तत्व वो भी है, उसके बारे में मैं आपको पूरा इसमें जैसे जो भी आवर्त सारणी के 3-4 वीडियो बनेंगे वो पूरे वीडियो में डाल दूंगा, और आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो वीडियो से बाहर होगा। ठीक है, 3-4 वीडियो के बाहर, उससे आवर्त सारणी के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3-4 वीडियो में मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? अब देखिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी है जो अपन अभी देखते हैं, ठीक है, वो आवर्त सारणी किसने बनाई थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों वो बनाई थी किसने? मेंडलिप ने। ठीक है, मेंडलिप ने। और जैसे ये पूछा हुआ है कि मेंडलिप जो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई, तो मेंडलिप कहाँ कौन से देश का था? तो दोस्तों मेंडलिप रूस देश का था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? तो दोस्तों देखो यहाँ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी जो थी वो तो मेंडलिप ने दी थी, और आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी आवर्त सारणी अपन देखते हैं वो आवर्त सारणी वो क्या थी, वो किसने दी थी? तो वो मोजले ने। ठीक है, मोजले ने बनाई थी। ठीक है, तो आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? मोजले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडलिप की आवर्त सारणी किस आधार पर? ठीक है, तो दोस्तों मेंडलिप की जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पे, मतलब जो मेंडलिप ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस आधार पे बनाई थी? ठीक है, तो दोस्तों मेंडलिप ने जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाई थी, मतलब परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलिप ने आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का आधार। ठीक है, तो मोजले ने मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो किस आधार पे थी? तो दोस्तों देखो मेंडलिप की थी वो तो परमाणु द्रव्यमान, और ये पूछा जाता है कि आवर्त फलन द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो किसने दिया था? द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ये किसने दिया था? तो जैसे द्रव्यमान वर्ड आता है या भार, परमाणु भार बोल सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो तो दिया था मेंडलिप ने। और जो परमाणु संख्या के आधार पर था, ठीक है, जो अभी आवर्त सारणी है प्रेजेंट में अपन देखते हैं किताबों में, तो वो क्या है? वो परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, तो मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलमों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधे खड़े। ठीक है, जैसे खड़े जो कॉलम है जो, ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम है उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो वर्टिकल मतलब जैसे खंभा बिजली का पोल होता है उसके समांतर खड़े कॉलमों को क्या बोलते हैं? वर्टिकल को, उनको बोलते हैं दोस्तों वर्ग। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट होता है तो इसको देख लेना, या तो वर्ग बोल दो या वर्ग न होकर समूह भी दिया हो सकता है, वर्ग या समूह दोनों। ठीक है, बोलते हैं। और टोटल कितने होते हैं? तो आवर्त सारणी में टोटल वर्ग होते हैं 18 या समूह 18। ठीक है, वर्ग या समूह 18 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9। मोजले के आवर्त सारणी में क्षैतिज कॉलमों को मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे जो लाइनें होती है किताब में उसके जो ऐसी लाइनें हैं वो क्या है? तो दोस्तों वो है क्या? आवर्त। उनको क्या बोलते हैं?
आवर्त बोलते हैं, ठीक है। आवर्त बोलते हैं। टोटल आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं, ठीक है, 7 आवर्त है। इसको किस प्रकार से बांटा गया है, कौन से आवर्त में क्या है, कौन से वर्ग में क्या है, क्या नहीं, इसके बारे में मतलब जो भी 3-4, क्योंकि एक वीडियो में तो मैं आपको पूरा बता नहीं सकता, ठीक है। तो आप मैं इसके 3-4 वीडियो डाल दूंगा, उसमें पूरी आवर्त सारणी को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग हैं। तो दोस्तों आवर्त की बात करूं तो आवर्त तो क्या है, जो क्षैतिज लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो तो क्या है, आवर्त है। टोटल आवर्त कितने हैं, 7। और वर्ग या समूह है कितने हैं, तो वर्ग या समूह कौन से हैं, जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, तो वर्टिकल लाइनें हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइनें हैं, वो कितनी है, तो दोस्तों वो है 18, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस वर्ग में सिक्का धातुओं को रखा गया है, ठीक है, किस वर्ग में सिक्का धातु को रखा गया, तो दोस्तों जो 11वां वर्ग है, ठीक है, 11वां वर्ग है, उसमें कौन सी धातु को रखा गया, सिक्का धातु को रखा गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी धातु आती है 11वें वर्ग में, तो देखो पहली तो आती है कॉपर, ठीक है, साथ में उसमें आती है सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, और दूसरा आता है ओरम, ठीक है, ओरम को बोलते हैं सोना। अब यहाँ देखिए जो सिक्का धातु तीनों धातुएं हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट धातु है। देखो दोस्तों इनका परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है। इनका जैसे सिल्वर जो अर्जेंटम, देखो एजी का जो अर्जेंटम ये पूछा है कि एजी का मतलब क्या है, एजी को क्या बोलते हैं, तो एजी का मतलब अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम। और एयू का मतलब क्या है, ओरम, तो ओरम होता है क्या, सोना, ठीक है। अब कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 29 कॉपर की, ठीक है। और एजीएस 47 मतलब सिल्वर चांदी की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 47, क्योंकि पूछा जा सकता है इसलिए क्योंकि इनमें विशेष जो गुण है उनके लिए, जैसे देखो कॉपर तो है ही, इसमें तो कई चीजें मिलकर बनती है, जैसे जो सोना है तो सोन जो आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें क्या है, कॉपर की मात्रा मिलाई जाती है, क्योंकि जो रियल 24 कैरेट सोना होता है उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, तो उसमें क्या है, थोड़ा कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। और देखिए सिल्वर चांदी, तो सबसे विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है, ठीक है। तो ये भी इसलिए अपना जो गुण है विशेषता के लिए जाना जाता है। और बाकी परमाणु संख्या किसी का भी पूछ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कहीं से भी बन सकते हैं इसकी कोई, ठीक है। और ओरम है, तो ये जो ओरम यानी सोना, तो इसका परमाणु संख्या क्या होती है, 79, ठीक है, 79 होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो सोना होता है ये जो प्रकृति में एक स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला धातु है, स्वतंत्र रूप से, और ना ही किसी से अभिक्रिया, मतलब बहुत कम ना के बराबर अभिक्रिया करता है, ठीक है, किसी भी चीज से, ऑक्सीजन हुआ, जैसे ऑक्सीजन वगैरह ये, या ओजोन परत, जैसे ओजोन परत, अगर ओजोन परत होती है, ओटो वगैरह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से चांदी क्या हो जाती है, काली काली होती है, काली पड़ जाती है। और जो कॉपर भी नीला नीला, जैसे उस पर कॉपर जो होता है फेरस जो वो जम जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड होता है जो इसमें ऑक्सीजन में क्रिया करेगा तो CO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बन जाता है। और सोना होता है वो बहुत कम क्रिया करता है। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये पूरे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ठीक है, कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इनके साथ साथ में परमाणु संख्या है वो आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर लाना है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निष्क्रिय गैसों का समूह है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, निष्क्रिय गैसों का समूह। तो देखो निष्क्रिय गैसें, तो निष्क्रिय गैसों को देखो अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब गैसों का समूह क्या है, तो देखो जो गैसों अक्रिय गैसों का समूह होता है वो क्या होता है, 18वां वर्ग बोल सकता हूँ या इसको समूह भी बोल सकता हूँ, ठीक है, 18वां वर्ग या समूह है उसको, ठीक है, उसके बारे में बात। अब इसको बोलते क्या है, इसको देखो एक तो शून्य वर्ग बोलते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो किताबों में लिखा है कहीं अक्रिय गैसों के या निष्क्रिय गैसों के बारे में शून्य वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको शून्य वर्ग भी बोलते हैं, 18वां वर्ग भी बोलते हैं, अक्रिय गैसों का समूह भी बोलते हैं। जो जो 18वां वर्ग है उसमें जो भी गैसें हैं वो क्या है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। तो यहाँ जो गैसें शून्य वर्ग की गैसें, ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसकी एक विशेषता क्या है, जैसे अक्रिय या निष्क्रिय गैसें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी जो बाहरी कक्षा होती है वो पूर्ण रूप से भरी हुई होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम मतलब भरे हुए होते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। तो देखो हीलियम को छोड़ दूं, ठीक है, अब इसमें चलो ठीक है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको डिटेल से। हीलियम को छोड़ दो, केवल हीलियम को छोड़कर जो भी सभी गैसें, निष्क्रिय जो गैसें होती हैं, जो हीलियम है उसके तो जो बाहरी कक्षा होती है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाकी सभी अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में। अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इनका जो
जो कक्षाएं होती है वो पूर्ण रूप से भरी होने के कारण ये निष्क्रिय या अक्रिय गैसें, मतलब ये क्रिया नहीं करती, ठीक है, किसी का संपर्क में आने से क्रिया नहीं करती, इसलिए इसको निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अब इसको देखो पूरी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, ओके। अभी देखिए, जैसे यहाँ देखिए जो अक्रिय गैसें हैं वो यहाँ देख लीजिए एक बार। अब देखो पहली गैस होती है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अक्रिय गैस होती है उसमें जो हीलियम होती है, देखो सबसे पहले तो हीलियम होती है, ठीक है, इनका आवर्त भी पूछ सकता है, तो ये तो पहले आवर्त की हो गई, ठीक है, पहले आवर्त में, और इसका जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। दूसरी जो अक्रिय गैस होती है वो होती है नियोन, ठीक है, उसका आवर्त कौन सा होगा, तो उसका आवर्त होता है दोस्तों कितना, 2। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा, 7 आवर्त में 6 अक्रिय गैसें होती है टोटल, ठीक है, तो उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फिर कौन सी गैस होती है, फिर आर्गन होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्गन की परमाणु संख्या बताइए, या फिर ऐसे पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा हुआ है कि 18वें वर्ग और तीसरे आवर्त में कौन सी अक्रिय गैस है, ठीक है, तो ये पूछा हुआ, तो ये आपको याद रखना, तो इसकी जो आर्गन है उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, 18 होगी, ठीक है। इसके साथ में लेना चाहिए तो आर्गन, उसके बाद होती है क्रिप्टॉन, ठीक है, कि यार क्रिप्टॉन की कितनी होती है, तो इसकी होती है 36 परमाणु संख्या क्रिप्टॉन, उसके बाद आता है जीनोन और उसके बाद आता है रेडॉन, ठीक है, तो जीनोन की कितनी हो जाएगी 54 और उसके बाद हो जाएगी 86, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, या अभी बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है, जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसमें देखिए जो दूसरी कक्षा होती है उसमें 2 और 8 होते हैं, तो होने चाहिए कितने, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 8 है तो भरी हुई है, ठीक है। तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो 2 8 8, तो ये पूर्ण रूप से भर गई, ठीक है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 32, देखो मैं आपको बताता हूँ फिर आप देख लेना एक बार करके। पहली जो कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन उसमें 2 होते हैं, तीसरे में होते हैं 8, दूसरे में भी होते हैं 8, ठीक है, और इसमें कितने हो गए, इसमें 18, फिर जो आगे कक्षा होती है उसमें 18, फिर 32 और 32, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे में 8 होंगे, चौथी में 18 होंगे, पांचवें में 18 होंगे, छठी में 32 होंगे और सातवीं में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर ये पूर्ण रूप से आते हैं तो कक्षा भरी हुई है, जैसे ऐसे मान लो अब सोडियम ले लो, सोडियम 11 पे है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, तो 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा देखो 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते तो 8 ले लेंगे। अब 2 और 8 कितने हो गए 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो ये पूर्ण रूप से बढ़ जाएगी, पर इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 बच रहा है। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। और अगर बात करूँ संयोजकता की, तो संयोजकता क्या होती है, वो होती है कि ये जो बाहरी कक्षा, क्योंकि इसको अगर किसी से अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, अगर क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, मान लो अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा, देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 2, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 और 7, ठीक है, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ देखो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सोडियम, ये क्या होता है NaCl, आपने सुना है, जो NaCl होता है वो क्या होता है नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है नमक। तो देखो ये इसमें क्या करता है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन, देखो सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसको देके ये तो आवेश प्राप्त कर लेगा धनावेश। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो तो उसको तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं अवकरण, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो मेरे को बात हो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा या 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये लेगा तो ज्यादा ही जिरेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये इससे तो ज्यादा ही जिरेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जिनेगा, तो इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यह ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है प्लस धनात्मक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे उसमें बात करते हैं क्वेश्चनों पे आते हैं, ये इसका मैं वीडियो बना दूंगा, बाद में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग लाइनें दर्शाती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग लाइनें क्या दर्शाती हैं, तो जिगजैग लाइनें होती है वो क्या होती है, ऐसे लाइनें होती है उस आवर्त सारणी में जो दी हुई, तो वो क्या करती हैं, जो धातुएं हैं उनको अर्धचालक जो धातुएं उनसे अलग करती हैं, ठीक है, धातुओं को अर्धचालक धातुओं से अलग करती है, ठीक है। अब ये अर्धचालक आपने सुना है सिलिकॉन, जैसे कंप्यूटर में जो चिप बनती है, तो ठीक है, आईसी होती है वो सिलिकॉन की होती है, सिलिकॉन क्या होता है एक अर्धचालक होता है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है, अर्धचालकों के बारे में अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो जिगजैग लाइन क्या दर्शाती है, जो धातुओं को अर्ध धातुओं से अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है। अब मेरे को बताओ आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व है, तो मैंने जो अभी बताया
दूसरे और तीसरे तत्व मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 8 तत्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके आधार पे उसमें जो तत्व होते हैं वो भी उसी के आधार पर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ठीक है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया टोटल। कितने? 4 ब्लॉक में, एस, ई, डी, एफ। वो भी मैं बता दूंगा कौन सा तत्व एस में कौन से आते हैं और डी में कौन से आते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? वो होता है सार धातु। ठीक है, अब ये सार धातु, अब देखो आवर्त सारणी उसमें कई जगह गलतियां हैं। अब ये सार धातु है। अब पहले आवर्त में देखो हाइड्रोजन भी आता है, पर हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन धातु थोड़ी है। ठीक है, हाइड्रोजन तो गैस है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी धातुएं हैं वो क्या है? सार धातुएं हैं। ठीक है, आता तो आवर्त जो पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो गैस है। ठीक है, और सबसे हल्की जो प्रकृति में सब पाए जाने वाले सबसे हल्की गैस है। ठीक है, पर ये यूज में नहीं ली जाती है। ठीक है, ये जैसे इसकी जगह हीलियम काम में ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में जैसे ऊपर वायुमंडल समाप्त हो जाता है तो ये क्या विस्फोट करती है, इस वजह से इसको काम में ले नहीं जाता। ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे टॉपिक के अलावा। ठीक है, ये प्रत्येक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व है। अब देखो, प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व, अपन ने बात की अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, जो अंतिम तत्व होता है वो क्या आते हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। और अक्रिय गैसों में जो मैंने यहाँ बताया, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें बता दिया। ठीक है, तो अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व। ठीक है, कौन सा ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है? ठीक है, तो जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, उसके जो तत्व है वो रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसका भी जो मैं ब्लॉक के बारे में इसको अलग से जो 3-4 वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा आपको बता दूंगा एस ब्लॉक में कितने तत्व क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी जो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके बारे में बात करते जो क्वेश्चन लिया आपने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, शून्य समूह में कौन से तत्व है? ठीक है, तो शून्य समूह में कौन से तत्व है? मैंने ऊपर बताया शून्य समूह क्या होता है, जो निष्क्रिय गैसों का समूह है। ठीक है, वो ही क्या है? शून्य समूह। ठीक है, और जो मैंने बता दिया इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, तो ये इसके तत्व होते हैं। ठीक है, सबसे भारी धातु, तो दोस्तों सबसे भारी धातु, देखिए मैं बात कर रहा हूँ या धातु की, तो सबसे भारी धातु होगी तो वो क्या होगी? ओस्मियम। ओस्मियम। और ओस्मियम की देखो इसमें विशेष गुण है। विशेष गुण का मतलब सबसे प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। तो इसका परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा 76। ठीक है, 76 क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व है। अब सबसे कठोर तत्व ना कि धातु, तो तत्व होगा हीरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हीरा। और इसकी जो संरचना होती है उसके बारे में बात करूं तो उसकी संरचना होती है चतुष्फल की। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु। अब देखो सबसे भारी धातु उसमें और सबसे कठोर धातु क्या होती है? प्लेटिनम। ठीक है, सबसे कठोर धातु क्या, कठोर धातु क्या होगी? प्लेटिनम। और प्लेटिनम की अगर परमाणु संख्या की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 78। और 79 पे क्या आता है? आपका सोना, ओरम। ठीक है, ओरम का जो 79 होता है वो उसका सोने का परमाणु संख्या होती है ओरम की। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर, सबसे हल्की धातु। धातु पूछ रहा है सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? उसका 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कौन से आवर्त में केवल 2 तत्व है? ठीक है, कौन से आवर्त में केवल 2 तत्व है? तो पहला ही तो आवर्त है उसमें 2 तत्व है। ठीक है, पहले आवर्त में 2 तत्व क्या है? एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया 2 तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो चौथे और पांचवें आवर्त में तत्व हो जाएंगे 18 और 18। वो कैसे होंगे? वो भी मैंने जो आपको यहाँ बताया, जो करीब 12वें नंबर का क्वेश्चन था उसमें बताया कि क्या क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी के आधार पर तत्वों का भी वर्गीकरण होता है। तो जो चौथा और पांचवा आवर्त होता है, कक्षा होती है, उसमें 18-18 आते हैं, तो उसी हिसाब से 18-18 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व यहाँ क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है, सबसे हल्का तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अगर गैस तत्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, और गैस की बात करेंगे तो भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और इसकी जो भी वीडियो और बनेंगे, जो वीडियो 3-4 वीडियो में मैं आवर्त सारणी में डिटेल से आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।